नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं रीता कुमारी जी की लिखी कहानी मन के बंधन, रुचिका की आवाज में। ऑफिस का काम समाप्त कर माधवी उठी तो बाहर अंधेरा पसरने लगा था। जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ था, घर से निकलना नहीं के बराबर हो गया था। फोन करते ही सब सामान घर पर आ जाता। वह उठकर एक कप कॉफी बना लाई और देर तक बैठी उसे पीती रही। कॉफी समाप्त कर उसने रात के लिए 2 पराठे सेक कर कैसरोल में डाल दिया। जब पूरी तरह लॉकडाउन लगा था तभी उसने अपनी मेड कमला को आने से मना कर दिया था। उसके बाद से न कभी कमला आई और न उसने ही कभी उसे बुलाया। आसपास के फ्लैट में मेड आने लगी थी। वर्क फ्रॉम होम हो जाने से उसे इतना फायदा तो हो ही गया था कि उसे घर के कामों के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता था। वैसे भी वह अकेले रहती थी। खाली समय में वह बैठे बैठे बोर हो जाती थी या फिर अतीत की जातियां और प्रवंचना उसकी आत्मा को लहूलुहान किए रहता, जिससे वह अपने आप को ज्यादातर काम में व्यस्त रखती। जब कभी ज्यादा मन घबराता वह नीचे उतरकर कैंपस में बने छोटे से पार्क में जा बैठती, जो कोरोना के दहशत के कारण सुनसान ही रहता था। एक दिन वह नीचे उतरी तो थोड़ी देर तक टहलने के बाद अपने नियत स्थान पर आ बैठी। तभी उसे लगा कोई है जिसकी नजरें उसका पीछा कर रही हैं। यूं ही मुड़कर चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो बल्ब की पीली रोशनी में उसे शीशम के पेड़ के पास एक पुरुष की आकृति नजर आई। कैंपस में अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद उसे भय की सिहरन सी महसूस हुई। हवा के झोंके के साथ डोलते पत्तों की सरसराहट के साथ बढ़ती घटती बल्ब की रोशनी अजीब से रहस्य का ताना बाना बुन रहे थे। रात के 10 बजने वाले थे। कैंपस में उसी की तरह कुछ लोग जो इधर उधर नजर आ रहे थे, वे भी अपने अपने घरों में सिमटने लगे थे। एक घनी नीरवता चारों तरफ पसरने लगी थी। वह उठकर तेजी से अपने कदम बढ़ाते लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। जब ऊपर अपने फ्लैट में आ गई तो एक बार बालकनी से झांक कर देखने से अपने को रोक नहीं पाई। अभी भी वह आकृति वहीं खड़ी नजर आई। शायद वह भी उसकी तरह ही अकेला और बेजार था। अभी तक तो उस पार्क में वह अपने आप को अकेला ही पाती थी, पर दूसरे दिन से वह व्यक्ति भी वहां नजर आने लगा। उसी की तरह वह भी 1-2 घंटा बैठकर चला जाता। उस व्यक्ति के कारण उसे पहले की तरह एकांत का अनुभव नहीं होता। वहां बैठने का मजा ही किरकिरा हो गया था। फिर भी वह टहलते हुए आदतन वहीं आकर बैठ गई और अपनी हथेलियों से अपना चेहरा ढके अपनी खिन्नता को कम करने की कोशिश कर रही थी कि तभी किसी की आवाज ने उसे चौंका दिया। क्या बात है, आपकी तबीयत खराब है? सर उठाया तो उसकी बीमारी का कारण सशरीर उसके सामने पास वाले बेंच पर बैठा था। उसने उसकी बातें सुनकर भी जैसे अनसुनी कर दी और उठकर खड़ी हो गई। पर वह सर्वदर्शी संत की तरह उसकी अनकही बातों को भी जान रहा था। बड़ी ही ढिठाई से बोला, माधवी जी, आपको आदमी से एलर्जी है क्या? किसी की उपस्थिति मात्र से भन्ना जाती हैं। अब कोरोना की दुहाई मत दीजिएगा। मैं आपसे लगभग 20 फीट की दूरी पर हूं और मैंने मास्क भी लगा रखे हैं। मेरे बारे में तो आपने ढेर सारी जानकारियां जुटा रखी हैं। मेरा नाम भी जानते हैं आप। 1 हफ्ते से देख रही हूं। आपके भी कोई हमदर्द नजर नहीं आए। आप भी मेरे जैसे अकेले ही नजर आते हैं फिर भी। जी, मेरे विषय में इतनी सी भी जानकारी हासिल करने के लिए शुक्रिया। पर मुझे भी आपके विषय में जानकारियां हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आपने नेम प्लेट पर अपना नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिख रखा है। जहां तक अकेले रहने की बात है जी, किसी को अकेला रहना पसंद है तो किसी के लिए अकेले रहना उसकी मजबूरी है। वैसे मैं बता दूं कि मैं आपके फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मेरा नाम। बीच में ही उसकी बात काटते हुए माधवी बोली, अजनबियों का नाम जानना और उनसे दोस्ती करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बेवजह दोस्ती करने की कोशिश ना करें। मैं किसी से सोच समझ कर ही दोस्ती करती हूँ। अच्छा जी, पर हर दोस्त पहले अजनबी ही होते हैं। बातें तो कीजिए, दोस्ती का क्या है, वो तो खुद ब खुद हो जाएगी। वह शोखी से बोला तो बहस करने के बदले वह वहां से उठकर चली आई थी। पर घर आकर भी उसे चैन कहाँ था। पार्क में उस आदमी की कौतूहल और आत्मीयता से भरी बातों ने राख में दबे चिंगारी को जैसे हवा दे दिया। उसके निश्चल ढंग से किए गए सवालों से बरसों पुराना कोई इतिहास मन पर दस्तक देने लगा था। हेमंत, जिससे बिछड़कर उसकी जिंदगी कैसी सुनसान और वीरान हो गई। जैसे कृष्ण से बिछड़कर कभी दूर विरह में राधा ने काटी होगी अपनी जिंदगी, वैसे ही घुट घुट कर वह अपनी जिंदगी अब तक जी रही थी। अपने पड़ोस में रहने वाले हेमंत से बचपन से ही उसकी दोस्ती थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया था। दोनों के कम उम्र के उस प्यार का एहसास इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना नहीं कर पाते थे। उन्हीं दिनों हेमंत का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था।
दोनों काफ़ी खुश थे। तभी हेमंत के पापा का ट्रांसफ़र पटना से दिल्ली हो गया। दोनों पर जैसे गाज गिरी। मिलने का कोई उपाय नज़र नहीं आया तो पटना छोड़ते समय हेमंत ने वादा किया था कि जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती वह इंतज़ार करे। पढ़ाई पूरी कर वह उसका हाथ मांगने ज़रूर आएगा। पर माधवी की माँ को एक विजातीय लड़के से उसकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों के फ़ोन पर भी बात करने से पूरी तरह रोक लगा दिया था, जिससे दोनों के बीच बातों का सिलसिला ही टूट गया। पर उसे पूरा विश्वास था कि हेमंत एक दिन उसे ज़रूर वापस लेने आएगा। पूरे 4 वर्ष गुजर जाने के बाद भी हेमंत एक बार भी वापस नहीं आया था। हाँ, इस दौरान अधीर का उसके घर आना जाना ज़रूर बढ़ गया था। वह भी माधवी के पापा देवदत्त बाबू की तरह मार्बल का व्यापार करता था। धीरे धीरे देवदत्त बाबू अधीर को बहुत पसंद करने लगे थे। अक्सर कहते, आजकल कहाँ ऐसा देवता समान आदमी मिलता है। जितना यह सुदर्शन है उतना ही सुशील भी। बड़ों का मान सम्मान करना और दूसरों की मदद करना तो कोई इससे सीखे। ऐसे लड़कों से ही तो घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। नज़दीकी रिश्तों में भी हमेशा दृढ़ता और निर्ममता बनी रहती है। अपनी बेटी के लिए उन्हें ऐसे ही सर्वगुण संपन्न लड़के की तलाश थी। जब एक दिन अधीर के घर वालों ने खुद ही आकर माधवी का हाथ मांगा तो उसके सीधे साधे पापा ने इसे अपना सौभाग्य समझा, उन्हें शादी का वचन दे दिया। माधवी चाह कर भी अधीर से शादी करने से मना नहीं कर पाई, क्योंकि पल पल हेमंत का इंतजार करती माधवी को तब तक न हेमंत का कोई संदेशा मिला था न वह खुद आया था। उन दिनों अधीर का मूल स्वभाव उसकी लच्छेदार बातों के बीच जाने कहाँ छिप गया था। तब उन्हें लगता था कि वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली पिता है जिसे इतना अच्छा सूरत और सीरत वाला दामाद मिला है। पर जल्द ही अधीर पर पड़ा आवरण उतरने लगा और उसका असली रूप सबके सामने आने लगा। वह क्रोधी और दम्भी तो था ही। देवदत्त बाबू के बिजनेस में घुसा तो उनका विश्वास पात्र बन लाखों का चूना लगा दिया। इस बात से देवदत्त बाबू के साथ साथ माधवी को भी गहरा आघात लगा। फिर भी बेटी के सुखों का ख्याल कर उसके पापा चुप ही रहे। पापा के समझाने पर माधवी ने भी अपने मन को समेट कर उसे माफ कर दिया। अपराधी को क्षमा कर दो तो वह सामने वाले को कमजोर और कायर समझने लगता है। खुलेआम विभिन्न लड़कियों से दोस्ती रखने लगा। एक दो बार अधीर को लड़कियों के साथ संदिग्ध अवस्था में देखकर भी माधवी ने अनदेखा कर दिया। पर धीरे धीरे उसकी बेशर्मी ज्यादा बढ़ने लगी तो एक दिन वह अपना जरूरी सामान समेट हमेशा के लिए उसका घर छोड़ दिया। ऐसा स्वार्थी, निकृष्ट और आत्मकेंद्रित व्यक्ति के साथ जीना नरक भोगने के समान था। एक बार माधवी मायके लौट आई तो अधीर के अनुरोध करने पर भी वापस नहीं लौटी। 3 साल का वैवाहिक जीवन तलाक में बदल गया। माधवी के पास मैनेजमेंट की डिग्री थी। कुछ ही दिनों बाद बेंगलोर की एक कंपनी में उसे काम मिल गया। यहाँ आकर उसने किसी से भी अपनी दोस्ती नहीं बढ़ाई। अधीर की कुटिल और स्वार्थी चालों ने उसके निष्कपट चित्त को इतना शंकालु बना दिया था कि अपने एक एक कदम सहम कर रखती थी। उसे लगता नियति ने उसके जीवन में सच्चा प्रेम लिखा ही नहीं था। प्रेम में हमेशा प्रवंचना ही लिखा था। अब इस लड़के की बातों ने उसे परेशान कर रखा था। जरूर यह किसी न किसी तरह उसे जानता पहचानता है, इसलिए अपने मास्क में अपनी पहचान छुपाए उसे परेशान कर रहा है। दूसरे दिन शाम को सामने बालकनी में नजरें घुमाई तो वही लड़का मास्क लगाए पौधों को पानी दे रहा था। वह अपने फ्लैट से निकलकर अपने नियत स्थान पर आ बैठी। थोड़ी देर बाद ही उसके पीछे से आवाज आई, क्या बात है, किस सोच में डूबी हो? आज तो शाम ढलने के पहले ही आ गई हो। ओह, लगता है मेरी याद सता रही थी। कोई बात नहीं, तुमने याद किया और मैं भागा चला आया। इसे कहते हैं दिल का दिल से रिश्ता। मान न मान मैं तेरा मेहमान, अभी तक मैंने आपका नाम तक नहीं पूछा और आप हैं कि तुम पर उतर आए हैं। साथ ही प्यार की पेंगे भी उड़ाने लगे। अरे मैडम, प्यार का नाम से क्या लेना देना। चुपचाप अपना मास्क हटाइए, देखूं तो आप हमारे हैं कौन। माधवी भी तुक बैठाते हुए बोली। कुछ देर तक वह आंखें झपकाते खड़ा रहा, फिर हंसते हुए बोला, कोरोना काल में ऐसे मास्क हटाने की बात ना कहें मैडम जी, पुलिस पकड़ लेगी। फिर जाने क्या सोचकर अपना मास्क हटा दिया। अब एक जाना पहचाना अजीत चेहरा उसके सामने था। हेमंत, तुम हेमंत हो ना? आश्चर्य और खुशी से वह बच्चों से किलक उठी। खैरियत है कि तुम्हें अब तक मेरा नाम याद है। तुम्हारा नाम कैसे भूल सकती हूँ, तुम वही हो जो कभी आने का वादा कर मुकर गए। याददाश्त तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, पर जल्दबाजी में तुम्हारी कोई सानी नहीं। चट मंगनी पट ब्याह कर लिया और मेरे विषय में पता करने की कोशिश तक नहीं की। पता उसकी करते हैं जिसका कोई अता पता हो। तर्क अच्छा देती हो, पर तुम अच्छे से जानती थी कि मेरे दिल्ली आने के बाद से मेरे फ़ोन पर पाबंदियां लग गई थीं। इसलिए चाहकर भी मैं तुमसे बातें नहीं कर पा रहा था। पर तुम्हें भुला देना मेरे वश में नहीं था। अपने जीवन की हर खुशी और गम में मैंने सबसे पहले तुम्हें ही याद किया।
कल्पना में ही सही, पर दिल की सारी बातें पहले तुमसे ही कहता, जैसे तुम मेरे आसपास ही हो। शायद यह मन का बंधन था जिसकी डोर तुमसे बंधी थी। सोचा था नौकरी मिलते ही तुम्हारे पास पहुंचकर तुम्हें सरप्राइज कर दूंगा। जैसे ही मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर जॉब में आया, सबसे पहले तुम्हें ढूंढते हुए पटना गया। पर नियति का खेल देखो, सरप्राइज देने गया था पर वहां एक दूसरा सरप्राइज मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे सारे सपनों पर झाड़ू फिरा, तुम अधीर की हो चुकी थी। इस समाचार से ऐसी व्याकुलता का अनुभव हुआ जैसे मेरी चेतना ही विलुप्त हो गई। किसी तरह मैं घर लौटा। तुम्हारी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने शादी न करने का फैसला कर लिया, जिस फैसले को आज तक कोई नहीं बदल सका। बेंगलोर में ही इसरो में साइंटिस्ट के पोस्ट पर ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने अपने आप को रिसर्च के कामों में झोंक दिया। तुम्हारा मोहक एहसास ही अब मेरे जीने का एकमात्र सहारा था। कभी कभी आंटी का फ़ोन कर तुम्हारा हालचाल पूछ लेता, पर उन्हें मना कर दिया था कि तुम्हें मेरे विषय में न बताएं। तभी एक दिन आंटी ने तुम्हारी शादी टूटने की बात बताई और साथ में तुम्हें बेंगलोर में नौकरी मिलने की बात बताते हुए मुझसे बेंगलोर में तुम्हारे लिए एक फ्लैट ढूंढने की जिम्मेदारी भी सौंपी। जिस फ्लैट में तुम रह रही हो उसे मैंने ही किराए पर दिलवाया था, पर आंटी को तुम्हें बताने से मना कर दिया था। तुम्हारे यहाँ आने के कुछ ही दिनों बाद ही पूरे शहर में कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया, पर मैं तुम्हारा हालचाल उन्हें बताता रहता हूँ। इतनी बड़ी साजिश की तुम दोनों ने, माधवी तुनकते हुए बोली। तभी हल्की बारिश होने लगी थी। आकाश पूरी तरह काले बादलों से ढकने लगा था। हल्की बारिश का आनंद उठाती माधवी वहीं खड़ी भीगती रही। तभी अचानक बढ़कर हेमंत ने उसका हाथ थामा और तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही दोनों माधवी के फ्लैट में थे। माधवी एक तौलिया हेमंत को थमा खुद भी अपने भीगे कपड़े बदलने वॉशरूम में चली गई थी। जब वह वॉशरूम से निकली, गुलाबी टॉप और नेवी ब्लू रंग के जीन्स में जैसे उसका रूप उसमें भीगे ताजे गुलाब सा निखर आया था। हेमंत उसे निबद्ध दृष्टि से जड़वत देखता ही रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि कितना नायाब हीरा मेरे हाथों से फिसल गया। माधवी ने बात बदलते हुए पूछा। डिनर तक रुक सकते हो तो कुछ पकाती हूँ, पहले कॉफी तो पिलाओ। फिर तो कॉफी पीते पीते ढेर सारी बातें शुरू हो गई। माधवी ने पूछा, तो क्या सोचा है तुमने? क्या सारी उम्र ब्रह्मचारी रहने का इरादा है? वह एक लंबी सांस लेते हुए बोला, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैंने तो सिर्फ तुम्ही से प्यार किया। मेरे सारे सपने तुम्ही से शुरू हो तुम्ही पर समाप्त होते थे, पर अचानक तुम मेरी जिंदगी से चली गई। मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गए। चाह कर भी तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सका। तुम क्या गई, मैं आधा अधूरा हो गया। अब इस अधूरे जीवन को तुम ही पूरा कर सकती हो। तलाक के बाद से तो मेरी खुद की जिंदगी में ही एक नया मोड़ आ गया है, जहां से कोई भी रास्ता शादी की तरफ नहीं जाता। इसलिए हम दोनों पहले की तरह अच्छे दोस्त भी तो बने रह सकते हैं। हम कब तक अपने दुखद अतीत को गुनते रहेंगे? अकेले रहते रहते इतना तो मैं समझ ही गया हूँ कि आर्थिक ज़रूरतों को तो हम पैसों से कमा कर पूरा कर लेते हैं, पर हमारी कुछ भावनात्मक ज़रूरतें भी होती हैं, जिसके लिए एक आदत साथी की ज़रूरत होती है, जिससे अपने सुख दुख बांट सकें। इसलिए अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मैंने पहले से ही सब सोच रखा है। हम जल्द से जल्द कोर्ट में शादी कर लेंगे। अपना भाग्य हम खुद साध लेंगे। हेमंत के रोम रोम से जैसे मादकता छलक रही थी। उसने उद्विग्नता से उठकर माधवी के चेहरे को अपने तप्त चुंबनों से ढक दिया, जो माधवी को जाने कैसी अपूर्व शांति दे रहा था। अक्सर जीवन के सबसे खूबसूरत पल यूं ही बिना किसी आहट के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की लिखी कहानी मन के बंधन।